आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली एक बार फिर अपनी पूरी की पूरी प्रोफेशनल की फैमिली के सामने सर यहाँ पे आ चुका हूँ। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 46 आज हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। लगातार मुझे भी और आपको भी 45 दिन हो चुके हैं। वो 45 दिन चाहे वो प्रोफेशनल वाले बच्चों के हों, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के, मतलब 45 दिन का सफर हमने तय कर लिया। और फाइनली आज हमारे 4 सेशन और बचे हैं। तो 50 लेक्चर जो होंगे ना हमारे यहाँ पे डेली यूट्यूब पे हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम से पहले हमारे 100 लेक्चर भी हो जाएं। ठीक है जी, मतलब हम शतक कंप्लीट करें, हम 100 कंप्लीट करें कि डेली मैं शाम को लाइव आया था, डेली आपने सेशन अटेंड किया। और उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे सेशन आपको एग्जाम में इतने याद आएंगे ना, मतलब मैं कहता हूं एक एक क्वेश्चन ऐसा हो कि ना आप एग्जाम में बैठ के याद करो कि सर वाकई जो आपने सेशन डेली शाम को लगाए थे ना उसका पढ़ने का मजा आ गया। ठीक है जी, मतलब मेरे दिल की तमन्ना तो ये है, बाकी नहीं मुझे पता भगवान कैसे करेगा, बट मैं भी हार्डवर्क करूंगा, आप भी हार्डवर्क करोगे, दोनों मिलकर हार्डवर्क करेंगे ना, उम्मीद है कि रिजल्ट हमारा पक्का पक्का आएगा। अच्छा इधर सुना ध्यान से। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 46 है। पहली बात तो लास्ट सेशन में हमने एक जीएसटी प्रैक्टिशनर वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूं उसमें कोई डाउट होगा नहीं क्योंकि बिल्कुल सिंपल टॉपिक था, बट आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। जिनके एग्जाम न्यू सिलेबस में उनके एग्जाम में तो खास तौर पे, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के एग्जाम में बनेगा नहीं बनेगा वो इतना श्योर नहीं हूं, बट न्यू सिलेबस के एग्जाम में कंफर्म है कि वहां से क्वेश्चन बनेगा बनेगा। अच्छा फिर अभी तक है ना हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 4 हमने कंप्लीट किया था और नवंबर 19 का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब कई बच्चों का व्हाट्सएप मेरे पास आया था कि सर अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कहां से कराओगे, क्योंकि जो आईसीएसआई का आपने मतलब क्वेश्चन बैंक था उसमें से ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे और बाकी जो आपके सीए वाले हैं वो नवंबर 19 के सारे पेपर हो गए। तो उनको मैंने रिप्लाई भी किया था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कमी नहीं है सर, मतलब इतने ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप उसकी टेंशन मत लो। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 और आज हम यहाँ पे करेंगे जो सीए वालों के एग्जाम में आरटीपी आती है। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को पता है, जैसे हमारे सीएस के एग्जाम अभी जुलाई में है ना, तो हमारे एग्जाम से पहले एक होता है रिवीजन टेस्ट पेपर, होता है मॉक टेस्ट पेपर, वो हमारा इंस्टीट्यूट नहीं निकालता, बट जो सीए इंस्टीट्यूट वाले हैं वो आरटीपी भी निकालते हैं और मॉक टेस्ट पेपर भी निकालते हैं। और उसमें इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं और वो सारे क्वेश्चन वही होते हैं जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट अभी जीएसटी के अंदर आई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कैसे बनेंगे वो सारे उन्होंने वहां पे फ्रेम किए होते हैं। तो बच्चा खुश हो गया, बच्चा कह रहे ओह माय गॉड सर, हमें ना यही टेंशन हो रही थी कि जो आपने अमेंडमेंट क्लास डाली है अब वो अमेंडमेंट क्लास के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेंगे। सर वो टेंशन मत लो, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो सीए वालों के एग्जाम में आरटीपी आती है उसके आरटीपी के एग्जाम में जितने भी जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे और जैसे भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे कि एग्जाम के अंदर बनेंगे वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अच्छा पूरी आरटीपी तो नहीं हम कंप्लीट कर पाएंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आरटीपी का मतलब क्या था, रिवीजन टेस्ट पेपर। ठीक है, रिवीजन टेस्ट पेपर भी है, मॉक टेस्ट पेपर भी है। पहले हम आरटीपी करेंगे, फिर हम मॉक टेस्ट पेपर करेंगे, उसके बाद जो सीएस के एग्जाम के आपके क्वेश्चन बन चुके हैं वो भी हम सारे करेंगे। तो टेंशन मत लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तो इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपकी सारी टेंशन खत्म कर दूंगा। तो आज हमें आरटीपी स्टार्ट करनी है, बट आरटीपी हमारी पूरी कंप्लीट नहीं होगी, उसका पार्ट नंबर 1 आज हम कंप्लीट करेंगे और पार्ट नंबर 2 जो होगा ना फिर हम अगले सेशन में कंप्लीट करके आरटीपी हम पूरी कंप्लीट कर देंगे। अच्छा फिर जब ये मेरी आरटीपी कंप्लीट होगी उससे अगला सेशन जो होगा, मैं दोबारा बोल दूं, वो फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का नहीं होगा। फिर एक सेशन के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों का बहुत सारा डाउट आ रहा है जीएसटी के अंदर रिवीजन करवाने के लिए, वो हमारा अपील अंडर जीएसटी। अब अपील का टॉपिक मैं रिवाइज कराऊंगा, तो पहले हम आरटीपी 2 सेशन लेके आऊंगा, उसके बाद फिर मेरा अगला टॉपिक होगा ना जीएसटी में अपील करने का हिरार्की क्या होता है, अपील कैसे करते हैं, उसके चैप्टर को मैं रिवाइज कराऊंगा शाम को ही। और जब फिर मेरा अपील खत्म हो जाएगा फिर दोबारा से फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो मतलब आपको मैंने पहले भी कहा था साथ साथ में हम जीएसटी की रिवीजन भी करते रहेंगे, साथ साथ के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। तो टेंशन मत लेना, बस आपने एक काम करना है, डेली शाम को बस 7 बजे यहाँ पे आके ना बैठ जाना है और ये कथा सुननी है। विवेक बाबा जी आते हैं, सामने भगत जन बैठे होते हैं, उम्मीद करता हूँ भगत जन इसका आनंद पूरा का पूरा ले रहे होंगे। और मैं तो कई बार सोचता हूँ कि एक ढोल की चिमटा ले ही आऊं, थोड़ी देर सत्संग कर लें, थोड़ी देर पढ़ाई कर लें। बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, हमारे एग्जाम आने वाले हैं। ओके जी, चलो इधर सुना ध्यान से। तो फाइनली आज हम आरटीपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ रही क्या यहाँ पे सारे बच्चे हाजिर हो चुके हैं, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। बच्चा कह रहा है यस सर हम आ चुके हैं आ चुके हैं आ चुके हैं। ओ माय गॉड बहुत ही बढ़िया। चलो इधर देखो ध्यान से,
तो अभी ये आरटीपी मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं जी। अब इस आरटीपी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता अब कितने बच्चों को पता है और कितने बच्चों को नहीं पता। आपको शायद पता हो जो सीए के एग्जाम अब आते हैं ना, उनके एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर भी आते हैं और एमसीक्यूज बेस्ड भी आती हैं, वो सीए इंटर के हो चाहे वो सीए फाइनल के भी हो। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को पता है, उनके एग्जाम में 70 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और 30 नंबर के ना एमसीक्यूज भी आते हैं। तो उनका सबसे मतलब जो उनके एग्जाम में पेपर आता है ना, उनका सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है ना, वो केस स्टडी बेस होता है। याद करो जब आप बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते थे, जब आप बस्ता लेके जाते थे क्लासेस के अंदर, मतलब मेरे ख्याल से 11वीं 12वीं की बात है, उसमें आपका ना इंग्लिश में एस्से बनता था, वो इतना बड़ा एस्से होता था, फिर उसके ना क्वेश्चंस होते थे, फिर उस एस्से के पैराग्राफ में से ना, मतलब उस एस्से नहीं था मेरे ख्याल से, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते थे, मतलब ऊपर एक केस स्टडी दी होती थी, फिर नीचे उसके क्वेश्चन पूछते थे, उस लाइनों में से मैं उसका आंसर लिखा था। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, वही सेम पैटर्न अब सीए के एग्जाम में भी आता है। तो हमें क्वेश्चन करने से मतलब है, ठीक है, हमारे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनने हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां से भी करने को मिलेंगे हमें वो करने हैं। तो बस ये बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है जी। और इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा सर, अगर आपको सीए की वेबसाइट से डाउनलोड करना है वहां से डाउनलोड कर लो, नहीं तो मैं आपको लिंक यहां पे डाल दूंगा, आप लिंक यहां पे चेक कर सकते हो, ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, अब सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब फटाफट से बच्चों को बुला लो जी, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि स्टार्टिंग के 5-6 मिनट वेस्ट होते हैं, बट ये वेस्ट नहीं थे, मुझे आपको बताना था। तो फाइनली अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जी। एक बार चेक करो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है। लो जी, इधर देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना। इस पैराग्राफ के बेस पे आगे कई सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, हमें उसके आंसर देने हैं, बस ये बात ध्यान दो। और ये पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करो। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, मिस्टर मनदीप ए रजिस्टर्ड डीलर इज डूइंग बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस इन द स्टेट ऑफ आसाम। मतलब मिस्टर मनदीप है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो एक बिजनेस कर रहा है, किसका? बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस। किस स्टेट में कर रहा है? आसाम की स्टेट में कर रहा है। फिर वो कहना चाह रहा है, ही अवेल्ड आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट। इट मीन उसने क्या किया, बाहर से एक आर्किटेक्ट की सर्विस ली है, बाहर से एक आर्किटेक्ट की सर्विस ली है अपने दोस्त से, और उसने उससे कोई पैसे चार्ज नहीं किए। तो पहली बात तो ये बताओ सर, क्या ये सर्विस जो उसने बाहर से ली है, क्या ये सर्विस एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है? इंपोर्ट है। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस के अंदर मैंने पहले भी कहा था 7(1)(b) एप्लीकेबल होगा, और 7(1)(c) फ्री ऑफ कॉस्ट वाला उसका पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो पहली बात तो ये बताओ, अगर ये सर्विस मैंने बाहर से इंपोर्ट की है, क्या इस केस में ये 7(1)(b) में सप्लाई बनेगी? 7(1)(b) में सप्लाई तो नहीं बनेगी। एक बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा है 7(1)(b) और 7(1)(c) सर क्या बोल रहे हैं। नालायक को याद करो, सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 में दी हुई है। 7(1) के 3 क्लोसेस 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c). 7(1)(a) में ऑलमोस्ट सारे काम आते हैं, 7(1)(b) में इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले काम आएंगे, बट वो तब आएंगे अगर वो विद कंसीडरेशन में होंगे। तो उसने साफ साफ बोला है ये फ्री ऑफ कॉस्ट में भैया सर्विस ली है, उस केस में 7(1)(b) में सप्लाई नहीं है। और जब मैं 7(1)(c) के पैरा 4 के पास गया तो उसने बोला फ्री वाले काम सप्लाई तब बनते हैं अगर आपने वो सर्विस इंपोर्ट की हो, रिलेटेड पार्टी से की हो, और आप सब जानते हो मेरा दोस्त मेरे रिलेटेड पार्टी में कवर नहीं होगा, तो ये 7(1)(c) के अंदर भी सप्लाई नहीं है। एक साथ वाला बच्चा बोल पड़ा, बच्चा दूसरे को कोहनी मार रहा है, कह रहा भाई सर को बोलना ये बिजनेस पर्पस के लिए है। नाले को एक बात याद करो, 7(1)(c) के पैरा 4 में साफ साफ लिखा था कि वो सप्लाई में कवर ही तब होगा जब वो सर्विस आपने अपनी रिलेटेड पार्टी से ली है या अपनी ही किसी एस्टेब्लिशमेंट से ली है और इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ली है। अब ये सर्विस इन द कोर्स में है बट वो रिलेटेड पार्टी में कवर नहीं हो रहा, इसलिए ये 7(1)(c) के पैरा 4 में भी सप्लाई नहीं बनेगा। तो ये वाली लाइन 7(1)(b) भी क्रॉस हो गई और ये 7(1)(c) के पैरा 4 में भी कवर नहीं होगी, ये बात ध्यान दो। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। आगे देखो, फिर वो कहना चाह रहा है ही ऑल्सो अवेल डिजाइनिंग सर्विस, उसने एक और डिजाइनिंग सर्विस ली है फ्रॉम हिज ब्रदर, उसने अपने भाई से सर्विस ली है इन लंदन फॉर 5 लाख फॉर हिज पर्सनल पर्पस। उसने अपने भाई से सर्विस ली है, डिजाइनिंग सर्विस ली है, इसके लिए उसने 5 लाख रुपए पे किए, बट ये सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए है। पहले तो बताओ क्या ये वाला काम सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? सर क्या ये वाली लाइन सप्लाई बनेगी नहीं? बच्चा कह रहा है नहीं बनेगी। हाँ नहीं, क्यों नहीं बनेगी बताओ, क्यों नहीं बनेगी? बच्चा कह रहा है सर यहां पे पर्सनल पर्पस है इसलिए सप्लाई नहीं बनेगी। एक बात मैंने सोच के बताना सर, मैं आपको डेली बेस पे कह रहा हूं कि नालायक को जीएसटी रिवाइज कर लो। आप याद करो 7(1)(b) में आपने क्या पढ़ा था? 7(1)(b) में पढ़ा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसीडरेशन वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस।
इट मींस अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की है, अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की है विद कंसीडरेशन में है, चाहे मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, हर केस में 7(1)(b) में सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान देना। बच्चा कह रहा है हाँ सर सॉरी ध्यान आ गया। इट मींस ये वाला काम जो है वो 7(1)(b) में सप्लाई बन जाएगा, और ऊपर वाली लाइन जो है वो कहीं पर भी सप्लाई नहीं बनेगी। ये बात ध्यान देना। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें उसके आंसर देने, बट कम से कम समझ तो आए कि पैराग्राफ क्या है। यहां तक समझ में आ गया? आगे पढ़ सकते हैं? यस सर। आगे देखो फिर, ही अवेल सर्विस, ध्यान से, ही अवेल सर्विस विच आर लाइबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज फॉर विच द डेट ऑफ इनवॉइस 1 सितंबर। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये सर्विस आपकी आरसीए में कवर है। आप सब जानते हो इंपोर्ट ऑफ सर्विस आरसीए में कवर होती है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस आरसीए में कवर होगी। फिर वो कहना चाह रहा है पेमेंट डेट एज पर हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर हिज बैंक अकाउंट 15 नवंबर एंड 18 नवंबर। ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला हिज टर्नओवर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, उसकी करंट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर है टैक्सेबल सप्लाई 55 लाख, एग्जम्प्टेड सप्लाई 16 लाख, और एक इनवर्ड सप्लाई है जो आरसीए में कवर है वो 8 लाख रुपए की है। फिर वो कहना चाह रहा है ही इंटेंड द स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विस ऑल्सो फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो टू अवेल कंपोजिट स्कीम, ही ऑल्सो विश टू मेक सप्लाई टू द गवर्नमेंट। ठीक है जी। उसके बाद अब बहुत ध्यान से पढ़ना जी। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, जो इंफॉर्मेशन ऊपर दी है उसको देखने के बाद चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट मींस आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है ऊपर दिए गए जो पैराग्राफ है ना उन लाइनों को पढ़ने के बाद। अब जब मैं ये क्वेश्चन करता हूं ना तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं कि पहले हम पैराग्राफ पढ़ते थे, उसमें से आंसर ढूंढते थे, उसके बेस पे आंसर करते थे। वही टेक्निक अब सीए वाले फॉलो कर रहे हैं। सीएस में भी ये टेक्निक नहीं है, बट सिंपल सी बात है सर, हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से मतलब है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने से मतलब है, एग्जाम चाहे कैसा भी हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है जी। पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लिया। अब जब क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बेस पे आप मुझे आंसर दोगे। लोरी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय मिस्टर मनदीप विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आपको ये बतानी है। उसने जो सर्विस इंपोर्ट की है मिस्टर मनदीप ने, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहला, आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस, ध्यान से, आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसीडर एज सप्लाई। हाँ नहीं, सोच के बोलना, क्या ये काम सप्लाई में कवर हो गया? यार आप मुझे आंसर नहीं देते ना तो बहुत दुख होता है मुझे ना को। आप मुझे आंसर दो। अगर मैंने जो बाहर सर्विस इंपोर्ट किया अपने दोस्त से बिजनेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्या ये काम सप्लाई में कवर होगा? नहीं होगा। नहीं सर, ये काम सप्लाई में कवर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, मैंने क्रॉस मार दिया। फिर डिजाइनिंग सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंदन 5 लाख फॉर हिज पर्सनल पर्पस इज कंसीडर एज सप्लाई। यस, 7(1)(b) में सप्लाई बन जाएगा। 7(1)(b) में सप्लाई बनेगा। अब ये कई बच्चे बीच में बोल रहे हैं, कह रहे भैया पर्सनल पर्पस के लिए सप्लाई कहां से बनेगा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। एक बार जाके 7(1)(b) ध्यान से पढ़ लेना। 7(1)(b) में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कंसीडरेशन है ना वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो 7(1)(b) में सप्लाई बनेगा ही बनेगा। तो ये वाला काम 7(1)(b) में सप्लाई बनेगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट कंसीडर एज सप्लाई। यस, ये भी सही है। आपको मैंने पहले भी कहा ये वाला काम सप्लाई नहीं बनेगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। डिजाइनिंग सर्विस फॉर हिज ब्रदर इन लंदन 5 लाख फॉर हिज पर्सनल पर्पस इज नॉट कंसिडर एंड सप्लाई, ये सही नहीं है। तो इतना बोल देना, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो एक तो सेकंड वाली सही है और एक थर्ड वाली सही है। तो देखो ये आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं 1 और 2, नहीं ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ये कह रहे हैं 1 और 4, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 और 3, लोरी ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर बनेगा। बच्चा कहता है सर हमारे पेपर एमसीक्यूज थोड़े हैं, हमारा एग्जीक्यूटिव का सेशन थोड़ा, आप हमें क्यों करा रहे हो? सर ये क्वेश्चन सीए फाइनल, सीए इंटर लेवल के क्वेश्चन है, और मैं आपको दोबारा कह रहा हूं ये मत सोचना कि एमसीक्यूज क्वेश्चन है, बिलीव मी। सर इतनी बड़ी केस स्टडी देने के बाद जब वो क्वेश्चन पूछेंगे ना आपका माइंड चलेगा, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-3 नंबर के भी आ सकते हैं। ये बात ध्यान देना सर, क्योंकि जब उनके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं तो आपके एग्जाम के अंदर भी हो सकते हैं। तो आपने मुझे आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो जी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रिसीव बाय हिम टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। लो, टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज आपको बतानी है टाइम ऑफ सप्लाई। पहले तो बताओ रिवर्स चार्ज वाले केस में, रिवर्स चार्ज वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आता है?
याद करो, रिवर्स चार्ज वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा, याद आ रहा है आपको? मैंने पहले भी कहा था पहले वाले सेशन में, अगर इनवॉइस की डेट के 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ चुकी है फिर तो पेमेंट की डेट पीओटी बनेगी, और अगर इनवॉइस की डेट के 60 दिन में पेमेंट नहीं आई फिर 61st डे जो होगा वो पीओटी बनेगा। याद आता है? आओ जी एक बार क्वेश्चन में चेक करो। वो कहना चाह रहे हैं इनवॉइस की डेट 1 सितंबर है और पेमेंट बुक्स में एंट्री पास की 15 तारीख को और बैंक में डेबिट हुआ 18 तारीख को, तो इसमें से अर्लियर क्या बनेगा? 15। तो ये मेरी पेमेंट की डेट बन गई। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 1 सितंबर को इनवॉइस कटा और 15 नवंबर को पेमेंट है, तो क्या इसके 60 दिन के अंदर है या 60 दिन के बाद है? 60 दिन के बाद है सर, एक बार चेक करो, 60 दिन के बाद है। 1 सितंबर से अगर 15 नवंबर काउंट करूंगा ना, ये 60 दिन के बाद आ रहा है, और अगर 60 दिन के बाद आ रही है तो फिर पीओटी क्या बनेगा? 61st डे। 61st डे कहां से? जहां से आपने इनवॉइस इशू किया उसके 60 दिन जहां खत्म होंगे उससे अगला दिन पीओटी बनेगा। तो पहले तो बताओ सितंबर में कितने दिन होते हैं? सितंबर में 1 सितंबर को किया ना, तो सितंबर में हमारे निकल के आगे 29 डेज निकल के आगे, ठीक है जी, 29 डेज सितंबर। अक्टूबर में फिर 31, ठीक है, अक्टूबर में 31, तो मेरे ख्याल से ये हमारे 60 दिन खत्म हो गए। 60 दिन खत्म हो गए तो 31 अक्टूबर को 60 दिन खत्म होंगे। 61वां दिन कब बनेगा? 1 नवंबर। तो ये मेरा पीओटी निकल के आएगा, 1 नवंबर मेरा पीओटी निकल के आएगा। एक बार आप जाके पीओटी वाला चैप्टर पढ़ लेना, रिवर्स चार्ज वाले केस में आपको ध्यान आ जाएगा कि भैया पेमेंट की डेट पीओटी बनती है अगर 60 दिन के अंदर पेमेंट आ जाए, अगर 60 दिन में नहीं आती तो 61st डे हमारा पीओटी बनता है। तो 61st डे मेरा निकल जाएगा 1 नवंबर। तो एक बार देखते हैं एमसीक्यूज में उसने क्या बोला है। लो जी, ये हमारा आंसर बनेगा 1 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसने बोला 1 सितंबर नहीं, 15 नवंबर नहीं, 18 नवंबर नहीं, तो क्या बनेगा? 1 नवंबर। 61st डे जो होगा ये मेरा पीओटी बन जाएगा। उम्मीद करता हूं किसी को डाउट होगा नहीं, क्योंकि ये सारी बातें आपने अच्छे से रिवाइज भी की होंगी, ठीक है ना। बट अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द मिस्टर मनदीप फॉर द गिवन फाइनेंशियल ईयर विल बी। एग्रीगेट टर्नओवर कितनी आएगी? आओ जी एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाई काउंट होगी? यस काउंट होगी। एग्जम्प्टेड सप्लाई ये भी काउंट होगी। इनवर्ड सप्लाई जो आरसीएम में कवर है, ओ माय गॉड, बच्चा कह रहा है नहीं सर ये काउंट नहीं होगी, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में कोई भी इनवर्ड सप्लाई जो आरसीएम में कवर होती है वो हम काउंट नहीं करते, तो ये दोनों काउंट होंगी। तो भैया कितना बन गया? 71 लाख बन गया। तो देखो ये 71 लाख आंसर का दे रखा है, ये दे रखा है 71, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बच्चा कह रहा है सर चेक तो कर लो इन्होंने आंसर क्या दिए हैं, पहले सारे क्वेश्चन करो। मेरे को पता है आपकी चालाकी, आप क्या करोगे? अगले का भी आंसर देख लोगे। तो पहले हम सारे क्वेश्चन खुद करेंगे, उसके बाद हम आंसर देखेंगे, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। अगले का देखो जी, मिस्टर मनदीप विल बी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिट स्कीम इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट ही कैन अप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली अप टू। याद करो 71 लाख के टर्नओवर है, तो क्या वो कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता है? आंसर इज यस। बट वो अगले साल ना साथ में सर्विस भी देना चाहता है, सिर्फ सर्विस नहीं कह रहे, वो कह रहे साथ में सर्विस भी देना चाहता है। तो अगर गुड्स के साथ में सर्विस भी देना चाहता है तो मैंने कहा था लिमिट होती है 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। अब पता नहीं कितने बच्चों को ध्यान आएगा, सर अगर सिर्फ सर्विस देनी है तो नोटिफिकेशन नंबर अलग है जो नई स्कीम आई है, और अगर गुड्स के साथ में सर्विस देनी है या किसी सर्विस के साथ में सर्विस देनी है, आपको मैंने पहले भी कहा था मार्जिनल सर्विस वाले केस में टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर। तो भैया टर्नओवर मेरी कितनी निकल गई? 71। तो 71 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 7,10,000 और 5 लाख हायर क्या बनेगा? 7,10,000। तो भैया अगले साल ना मैं 7,10,000 रुपए तक की सर्विस दे सकता हूं, इससे ऊपर की सर्विस नहीं दे सकता। और ये बात आपने क्लास के अंदर भी की होंगी। देखो यहाँ पे 7,10,000 रुपए, ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है क्वेश्चन करने के अंदर मजा? लग रहा है ना माइंड चल रहा है, और ये माइंड चलना चाहिए, एग्जाम तक चलना चाहिए, एग्जाम तक। बिलीव मी, अगर ऐसे हमारा माइंड डेली 1 घंटा शाम को चलना स्टार्ट हो गया ना, आप खुद सोचो क्या एग्जाम में आपको डर लगेगा। सर मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, सर इतनी गारंटी दे रहा हूं, 50 नंबर का पेपर तो बिल्कुल आसान लगेगा। 50 नंबर का पेपर तो बिल्कुल ही आसान लगेगा। आपको सिर्फ जो मेहनत करनी होगी ना वो 50 नंबर पे अगले करनी होगी, ठीक है जी। तो ये आंसर कितना निकल जाएगा? 7,10,000 पे, ये बात ध्यान दो। अगला, इन केस ही सप्लाई ऑफ सर्विस टू स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ any activity in relation to any function entrusted to a municipal under 243W of the constitution in the next financial year, which of the following will be exempt?
याद करो एग्जामिशन आपने की होगी सर। एग्जामिशन के अंदर एक तो गवर्नमेंट को हम सर्विस देते हैं प्योर सर्विस, ये एग्जाम्प्ट होती है, और कॉम्पोजिट सप्लाई जो 25% तक होती है वो एग्जाम्प्ट होती है। तो ये ए और ये दोनों जो होंगे ये हमारे करेक्ट आंसर होंगे। ये आपका क्वेश्चन एग्जामिशन का है कि अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो तो प्योर सर्विस एग्जाम्प्ट है, और अगर कॉम्पोजिट सप्लाई साथ में दे रहे हो तो 25% तक एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर एग्जाम्प्ट नहीं है। तो ये हमारा आंसर आएगा। ये देखो इस पैराग्राफ में से, इतने बड़े पैराग्राफ में से ये 5 क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किए थे, इन 5 में कोई डाउट तो नहीं है। आओ जी एक बार आंसर चेक करें। हमने पहले का आंसर लिखा था, हमारा पहले का आंसर कितना है? पहले का आंसर आया सी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, और पांचवें का हमारा आया ए। तो हमारा आंसर है सी बी सी डी ए। एक बार दोबारा बोलो हमारा आंसर क्या है? सर हमारा आंसर है सी बी सी डी ए, ये हमारा आंसर है। आओ जी एक बार चेक करते हैं, ये रहे इसके आंसर। इसके आंसर देखते हैं आंसर क्या है, कहां गए आंसर? ये रहा जी, ये देखो जी सी, पहले का आंसर आपको जूम कर दो थोड़ा सा, ये देखो सी बी सी डी और डी। पांचवा क्वेश्चन कौन सा था, एक बार दोबारा चेक करते हैं। अच्छा हाँ, फर्स्ट और सेकंड, सॉरी फर्स्ट और सेकंड था ना, ये फर्स्ट एंड थर्ड है। नाले को बता तो दिया करो, बच्चा कह रहे हम बोल रहे थे आप सुनते ही नहीं। ये रहा फर्स्ट और सेकंड, ये डी है, ठीक है। तो यहां पे डी कर लेना, ये हमारा आंसर है। देखो वही जो हमने आंसर निकाले सी बी सी डी डी, और वो भी आंसर यहां पे दिए हुए हैं सी बी सी डी डी। तो देखो ये क्वेश्चन आप सीए के एग्जाम के अंदर आते हैं इस तरह से, ठीक है। अभी सीएस के एग्जाम में तो पूरे प्रैक्टिकली आ रहे हैं, एमसीक्यूज उन्होंने अभी यूज नहीं किए, एग्जीक्यूटिव में है बट प्रोफेशनल में भी तक लेके नहीं आए, जबकि सीए फाइनल के अंदर 30 नंबर के एमसीक्यूज आ चुके हैं। और क्या पता आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है कि सीएस प्रोफेशनल के अंदर भी कुछ पोर्शन एमसीक्यूज आ जाए, बट हमें वो नहीं देखना, हमें देखना कि हमारी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए बस, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर बन गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लो जी एक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अभी मेरे ख्याल से क्वेश्चन पता कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का आएगा जी। उनके एग्जाम में 8 नंबर का आएगा, और हमारे एग्जाम में अगर अलग अलग इसके बनेंगे तो 3-3 नंबर के पार्ट्स बनेंगे। उम्मीद करता हूं आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, कई बच्चे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं डाउट्स अपने अभी नोटबुक पे नोट कर लें, उसके बाद जो भी सेशन खत्म होगा फिर डाउट्स पूछ लेना जी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं जी। लो जी अगला क्वेश्चन आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड इज ए रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी। ABC Limited is a registered pharmaceutical company. The company invented one drug for instant cure of cancer. कंपनी ने इन्वेंट किया वन ड्रग फॉर इंस्टेंट क्योर ऑफ कैंसर। दे सप्लाई फ्री सैंपल टू द मेडिसिन टू वेरियस डॉक्टर्स। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ दीज फ्री सैंपल अंडर जीएसटी? मतलब एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल, उसने एक मेडिसिन इन्वेंट की है जो कैंसर का इलाज करेगी, और इस मेडिसिन को ना उन्हें अलग अलग डॉक्टर को फ्री सैंपल के अंदर बांट दिया। तो अब डिपार्टमेंट ये पूछना चाह रहा है, एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि क्या ये फ्री सैंपल सप्लाई में कवर होंगे या नहीं होंगे, इस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। अब दो बातें हैं, देखो दो बातें हैं। अगर इसने इसका आईटीसी लिया होगा, वैसे तो इसका आईटीसी मिलना नहीं है। आईटीसी मिलना क्यों नहीं है? आप याद करो सेक्शन नंबर 17(5) में फ्री सैंपल का आईटीसी ब्लॉक है, फ्री सैंपल का आईटीसी ब्लॉक है। और अगर आईटीसी ब्लॉक है तो भैया उस केस में ये काम सप्लाई में भी कवर नहीं होगा। बट अगर इसने आईटीसी ले लिया तो फिर ये 7(1)(c) के पैरा 1 में सप्लाई बन जाएगा परमानेंट ट्रांसफर वाले केस में। बट हम तो ये मान के चल रहे हैं कि भैया इसको आईटीसी मिलना ही नहीं है, इसने आईटीसी लिया भी नहीं होगा। रीजन बिंग 17(5) में फ्री सैंपल वाले का आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है। आओ जी एक बार चेक करते हैं। एबीसी लिमिटेड इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ फ्री सैंपल एंड एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। नहीं जी गलत है। ABC Limited is not liable to pay tax on supply of free sample but eligible to claim ITC, ये भी गलत है। ABC Limited neither liable to pay tax on supply of free sample or nor eligible to claim input tax credit, ये बिल्कुल सही है। इट मींस ना तो इस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल होगा, रीजन बिंग क्योंकि 7(1)(c) के किसी पैराग्राफ में कवर नहीं होगी, और दूसरा इस पर कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। बच्चा कह रहा है सर 7(1)(c) के पैरा 1 में कवर नहीं होगी परमानेंट ट्रांसफर वाले केस में, बट पैरा 2 में तो कवर हो सकती है। एक बात मैंने सोच के बताओ नालायक को, अगर एक कंपनी ने मेडिसिन बनाई है, अलग अलग डॉक्टर को दे रही है, तो क्या वो रिलेटेड पार्टी है? क्या वो डिस्टिंक्ट पर्सन है? सर पैरा 2 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। पैरा 3 प्रिंसिपल टू एजेंट वाला वो वैसे एप्लीकेबल नहीं है, और पैरा 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है वो वैसे एप्लीकेबल नहीं है।
तो ये कहीं पर भी सप्लाई नहीं बनेगी, और अगर सप्लाई ही नहीं बनेगी तो उस केस में जीएसटी की बात नहीं होगी और आईटीसी नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान दो। और 17(5) में आप सब जानते हो आईटीसी ब्लॉक है, इसलिए कोई भी आईटीसी की बात नहीं होगी। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसका भी आंसर चेक कर लें। देखो ये दूसरे का सी सही है। अगले का देखो, अगले का आंसर मत देख लेना, अगले का कहीं गलत काम कर दो। आगे देखो अगले का, अगला क्वेश्चन एग्जामिशन का है। वो कहना चाह रहे हैं कला निकेतन स्कूल इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर एग्जम्प्ट इफ प्रोवाइड टू कला निकेतन स्कूल। याद करो एग्जामिशन, उसमें अगर हम सर्विस देते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, ये भी एग्जम्प्ट है, कैटरिंग की सर्विस ये भी एग्जम्प्ट है, क्लीनिंग की सर्विस ये भी एग्जम्प्ट है। तो भैया तीनों सर्विस एग्जम्प्ट है। आओ जी चेक करो, पहला सिर्फ पहला नहीं, पहला और तीसरा, पहला तीसरा तो एग्जम्प्ट है बट दूसरा भी है, ये भी सही नहीं है। दूसरा तीसरा तो एग्जम्प्ट है बट पहला भी है, ये भी नहीं है। पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। सारी सर्विस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो दी जा रही है वो सारी सर्विस एग्जम्प्ट है। बट अगर ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर होता, तो मैंने पहले भी कहा था प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी सर्विस एग्जम्प्ट नहीं होती। तो इसका आंसर बनेगा डी। एक बार चेक कर लें, ये लो जी डी। ठीक है, आगे देखो फिर अगला क्वेश्चन बहुत बड़ी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है सर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 5 नंबर का बन सकता है। बच्चा कह रहे हैं सर कैसे 5 नंबर का बन जाएगा, ये तो एमसीक्यूज है। सर ये क्वेश्चन 5 नंबर का बन सकता है, इसमें पूरा प्रोविजन लिख के आना पड़ेगा और आपको आंसर दे के आना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही बड़ी है, एक बार चेक करो क्वेश्चन क्या है। वो कहना चाह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी। आपको एलिजिबल आईटीसी बताना है। देखो जी, ए मिनी बस, ध्यान से करना, ए मिनी बस हैविंग सीटिंग कैपेसिटी 15 पर्सन यूज फॉर रनिंग ऑन हायर। 15% सीटिंग कैपेसिटी है। याद करो, आपको मैंने कहा था मोटर व्हीकल वाले केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, बट मोटर व्हीकल का मतलब होता है इसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 तक होती है, तो ये 15 है, इसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। कार हैविंग सीटिंग कैपेसिटी 8 पीपल यूज फॉर द बिजनेस पर्पस, नहीं इसका आईटीसी मिलेगा नहीं, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही हो, क्योंकि मोटर व्हीकल वाले केस में आईटीसी मिलता नहीं है, ये उसके अंदर कवर 17(5) में कवर हो जाती है। कार हैविंग सीटिंग कैपेसिटी 4 पर्सन यूज फॉर इंपार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग। याद करो ट्रेनिंग स्कूल वाले, अगर ट्रेनिंग स्कूल वाले हैं जो गाड़ियां सिखाते हैं, 15 दिन में गाड़ी सीखे, उनको आईटीसी मिल जाएगा, इसको आईटीसी मिलेगा। और स्पेशल पर्पस व्हीकल हैविंग सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 2 पर्सन यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। याद करो मैंने पहले भी कहा था अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई मोटर व्हीकल होगा तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको भी मिल जाएगा। तो टोटल आईटीसी मिलेगा मेरे ख्याल से 1,25,00,000, इसका, इसका और इसका 1,25,00,000 का आईटीसी मिलेगा। तो इनमें से आंसर क्या निकल के आएगा, 1,25,00,000। बताओ अब क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं बन सकता? 100% बन सकता है, 100%। आपको बस कुछ नहीं करना, इसकी आंसर प्रेजेंटेशन फॉर्म में देके आना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर ही बन सकता है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर, किसका? सेक्शन नंबर 17(5) जो मोटर व्हीकल वाला पॉइंट है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आओ। आगे कहना चाह रहे हैं मिस्टर अविष्कर इज ए पेंटर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली, ही सेंड। अच्छा पहले उसका आंसर एक बार चेक कर लो जी, हमारा क्या निकला है? उसका आंसर क्या निकला था? सी। उसका आंसर हमारा क्या निकला था? सी निकला था ना। तो इसका आंसर दिया भी क्या हुआ है? सी दिया हुआ है। देखो ये आंसर सी दिया हुआ है, ये सही है। अगले पर आओ जी अब। मिस्टर अविष्कर इज ए पेंटर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली, ही सेंड हिज आर्ट वर्क फॉर द एग्जीबिशन इन मुंबई, एट व्हाट पॉइंट टाइम ऑफ सप्लाई इज कंसीडर टू हैव बीन मेड अंडर जीएसटी। ठीक है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मिस्टर अविष्कर इज ए पेंटर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली, ही सेंड हिज आर्ट वर्क फॉर द एग्जीबिशन इन दिल्ली। तो भैया सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तो उस केस में रिमूवल की डेट जो होगी वो हमारा पीओटी निकल के आता है। तो देखो यहां पे व्हेन पेंटिंग इज कंप्लीटेड, नहीं। व्हेन पेंटिंग इज सेंट फॉर एग्जीबिशन इन मुंबई, व्हेन पेंटिंग इज डिस्प्ले एट द एग्जीबिशन इन मुंबई, व्हेन पेंटिंग इज परचेज बाय वन ऑफ द विजिटर इन एग्जीबिशन। यही निकल के आ गया, देखो यहां पे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर डी जो है हमारा पीओटी निकल के आ गया। ठीक है, मतलब जब हम उसको देंगे, जब कोई फॉर एग्जांपल मान लो एग्जीबिशन में पेंटिंग लगी हुई है, अब अगर आपने पेंटिंग परचेज किया तो मैं आपको पेंटिंग दूंगा, तो यहां पे सिंपल सी बात है रिमूवल और डिलीवरी एक जगह पर है। अच्छा एक बच्चा सामने कह रहा है सर रिमूवल तो वो होगा ना कि जब मिस्टर अविष्कर ने अपनी फैक्ट्री से पेंटिंग निकाली होगी। नहीं सर, आप खुद सोच के बताओ, मैं पेंटिंग एग्जीबिशन के अंदर भेज रहा हूं, जब एग्जीबिशन में आने के बाद पेंटिंग बिकेगी तभी तो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा। मेरा एग्जीबिशन में पेंटिंग भेजना
ये तो जीएसटी में ही कवर नहीं है। मेरा एग्जीबिशन के अंदर पेंटिंग भेजना, इस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा। जब एग्जीबिशन के अंदर पेंटिंग बिकेगी तब जीएसटी लगेगा। तो एग्जीबिशन में जब मैंने पेंटिंग दी आपको, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, रिमूवल और डिलीवरी सेम पॉइंट पे है। तो जब वो परचेज की जाएगी ना, तो वो आपका पीओटी निकल के आएगा। बस एक बात ध्यान दो, ठीक है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे देखो री, अगला क्वेश्चन क्या है फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। इसमें शेड्यूल 3 में कौन सी क्या चीज कवर नहीं है? देखो जी, डायरेक्टर मंथली सैलरी अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। डायरेक्टर मंथली सैलरी क्या ये शेड्यूल 3 में कवर है? यस। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। सिटिंग फीस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अटेंडिंग एजीएम, ये कवर नहीं है जी। आप सब जानते हो सिटिंग फीस जो मिलती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन के अंदर नहीं मिलती, ये कवर नहीं है, इस पर जीएसटी लगेगा। और पेमेंट टू एम्प्लॉई फॉर प्रोवाइडिंग ब्रोकिंग सर्विस टू द एम्प्लॉयर फॉर परचेज ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, सच सर्विस डू नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के अलावा कोई दूसरी सर्विस दी है जिसके लिए ब्रोकरेज मुझे मिल रही है, तो भैया ये भी शेड्यूल 3 में कवर नहीं है। तो ये दोनों सर्विस जो हैं ये आपके शेड्यूल 3 में कवर नहीं होंगी, ये बात ध्यान देना। तो इसका आंसर बन जाएगा बी और सी, ये बन गया डी, ठीक है नी, ये आ गया जी। इसका आंसर छठे का मेरे ख्याल से डी आएगा आंसर, पांचवे का तो डी है, छठे का भी चेक करो, छठे का ये राजी, छठे का हमारा आंसर डी। सर हमारे सारे आंसर सही आ रहे हैं, अच्छी बात है ना, नालायक को आने भी चाहिए। आगे देखो फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट एग्जाम्ड अंडर जीएसटी। इनमें सर्विस कौन सी एग्जाम्ड नहीं है? लोडिंग अनलोडिंग ऑफ पैडी, ये तो एग्जाम्ड है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लोडिंग अनलोडिंग शुगर केन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लोडिंग अनलोडिंग टी बैग्स, चलो देखते हैं आगे। लोडिंग अनलोडिंग पोटैटो, ये भी एग्जाम्ड है। तो भैया टी बैग्स जो है ये एग्जाम्ड नहीं है, ठीक है सर। टी बैग्स आप सब जानते हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कवर नहीं होते, ये एग्जाम्पशन लिस्ट के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। तो ये सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं है, ये सर्विस क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। तो उसने बोला कौन सी एग्जाम्प्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है जी। लो जी, अब जाके हमारे ये क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आप खुद बताओ इनमें से क्या आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है? कई बच्चे कह रहे नहीं बन सकता, नालायक को 100% बन सकता है। एक तो बच्चा कह रहा है हम आपकी बेइज्जती करेंगे, कुछ भी कह लो आप, नहीं बन सकता, ये 100% बन सकता है सर, बिलीव मी। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, जो मोटर व्हीकल वाला क्वेश्चन है, ये वाला जरूर बनेगा। और जो ऊपर पैराग्राफ दिए ना, उसमें से वो एक आधा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं 100%, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन उनके एग्जाम के अंदर आते हैं, बट हमें प्रैक्टिस करने हैं। तो अब जाके हमारे ये क्वेश्चन खत्म हो गए, अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन जो है, देखो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना, पहले तो इतना सुन लेना जी, जिन बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी हुई, जिन बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी, मैंने टोटल 6 अमेंडमेंट क्लास अपलोड की है। और मैंने कहा भी था प्रोफेशनल वालों की कुछ अमेंडमेंट मुझे और भी करवानी है। और मैंने लास्ट सेशन के अंदर ऑलरेडी बोल दिया था कि अमेंडमेंट मैं इसी स्टूडेंट दरबार के अंदर कराऊंगा। जैसे एडवांस रूलिंग विद अमेंडमेंट हमारा हो गया, जीएसटी प्रैक्टिशनर के अंदर अमेंडमेंट थी वो भी मैंने साथ में करा दी, अपील के अंदर भी जो भी अमेंडमेंट्स होंगी वो अपील की रिवीजन में करा दूंगा। तो जो अमेंडमेंट एडिशनल थी वो हमारी साइड बाय साइड चलेंगी। बाकी जो अमेंडमेंट 6 लेक्चर हैं वो प्लीज देख लेना, क्योंकि अब जो अगले आने वाले क्वेश्चन है ना वो उसके बेस पर है। तो मैंने पहले भी कहा था आज हमारा आरटीपी पूरा खत्म नहीं होगा, आज हमारा आरटीपी पूरा खत्म तो नहीं होगा, बट जितने क्वेश्चन आज हमारे बैलेंस बच जाएंगे ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उसको करने से पहले आप सारी अमेंडमेंट देख के आओगे, नहीं तो वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे। बच्चा कह रहा है सर फेस टू फेस वाले बच्चे या ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे उनको भी देखनी है। एक सेकंड रुक जाओ, पेन गिर गया मेरा यार, ठीक है नी। फेस टू फेस वाले बच्चे या ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों उनको भी देखनी है। सर आपने भी जीएसटी पहले ही पढ़ा हुआ है, आप भी सिर्फ अमेंडमेंट देख लेना। और मैक्सिमम आधे आधे घंटे के अमेंडमेंट्स हैं, अगर स्पीड फास्ट करके भी देखोगे ना तो भी 15-15 20-20 मिनट में खत्म हो जाएंगे। तो सभी ने देख के आनी है, सभी ने देख के आनी है, चाहे आपने पहले रिवीजन की हो ना की हो, सब अमेंडमेंट पढ़ के आएंगे। रीजन मिंग क्योंकि अगला सेशन मेरा पूरा अमेंडमेंट्स के ऊपर बेस है कि आपके एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और उम्मीद करता हूं कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। लो जी, पहला क्वेश्चन अमेंडमेंट के बेस पे देखो जी, आपको खुद ही पता लग जाएगा क्वेश्चन कितना बढ़िया है। देखो जी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन केस स्टडी बेस बनाया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मिस्टर विकी एन अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर, एक मिस्टर विकी है, वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है और वो फेमस ऑथर है। रिसीव्ड 3 करोड़ ऑफ कंसीडरेशन फ्रॉम शिव भवन पब्लिकेशन।
मतलब 3 करोड़ रुपए उसने कंसीडरेशन लिया शिव भवन पब्लिकेशन से, लोकेटेड इन इंदौर, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ कॉपीराइट एक्ट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क ऑफ हिज न्यू बुक। उसने कोई नई बुक बनाई है, जैसे आपको मैंने जब अमेंडमेंट कराई थी तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे कुमार विश्वास जी हैं। अब कुमार विश्वास जी की क्या है, कई सारी बुक्स भी आती हैं और वो कविताएं भी गाते हैं। मेरे ख्याल से वो आधी गर्लफ्रेंड और पूरी गर्लफ्रेंड कौन है वो, जिसने वो आधी गर्लफ्रेंड पूरी गर्लफ्रेंड मूवी निकाली है? नाम बताओ नाले को। आधी गर्लफ्रेंड पूरी गर्लफ्रेंड कौन सी मूवी है? वो चेतन भगत, याद आ गया आपने तो, चेतन भगत। आधी गर्लफ्रेंड उसने मूवी निकाली है, और एक मूवी निकाली थी 2 स्टेट्स। अब सोच के बोलना, वो उनकी नोवेल है जो उन्होंने बुक्स बनाई हैं। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऑथर है वो, उन्होंने बुक्स लिखी है, उसका टेम्परेरी ट्रांसफर करते हैं कॉपीराइट को, और वहां से उन्हें कंसीडरेशन मिलता है। याद करो अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि अभी तक ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में जो कॉपीराइट दिया जाएगा ना, अभी तक 100% रिवर्स चार्ज था, मतलब फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल था ही नहीं। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, जिन बच्चों ने 18 घंटे की रिवीजन क्लास देखी होगी, उम्मीद करता हूं उनको एग्जांपल भी ध्यान आ जाए और अमेंडमेंट भी ध्यान आ जाए। तो मैंने कहा था अगर ऑथर है पब्लिशर है, उस केस में ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में रिवर्स चार्ज था, पब्लिशर ऑथर के बिहाफ पर जीएसटी पे करेगा। फिर मैंने कहा था कई ऑथर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि सर हम बुक लिखने के साथ साथ ना हमारे और भी कई सारे काम हैं, जैसे कुमार विश्वास जी हैं, उनकी बुक्स भी आती हैं और शायरी भी करते हैं। एक मेरे ख्याल से आपने नाम सुना, अंकिता सिंह। अंकिता सिंह है जिनकी आजकल शायरी बड़ी मतलब चल रही है, जो मैंने फेसबुक पे भी देखा और यूट्यूब पे भी कई बच्चों ने मेरे को बताया। तो वो बुक्स भी लिखते हैं और शायरी भी करते हैं, ठीक है जी। और फिर चेतन भगत है, मान लो उनका काम बुक्स लिखने का भी है, और कई मान लो फॉर एग्जाम्पल वो कविताएं भी गाते हैं। अब वो ये बात कहते हैं कि भैया हमारे केस में ना हम अपना जीएसटी खुद भी पे कर सकते हैं। इट मीन हम फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पे कर सकते हैं, हमें रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होना। अभी तक गवर्नमेंट ये बात बोलती थी ऑथर टू पब्लिशर वाले हर केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। फिर मैंने कहा फाइनली गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट निकाल दी कि भैया अभी इस केस में ऑप्शन है कि अगर रिवर्स चार्ज नहीं लगाना चाहते तो फॉरवर्ड चार्ज में भी अब जीएसटी पे कर सकते हैं, बट सिर्फ एक केस में ऑथर टू पब्लिशर, और किसी केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। एक बच्चा कहता है मैं म्यूजिक कंपोजर हूं, मतलब मैं म्यूजिक बनाया मैंने और म्यूजिक कंपोजर को दिया, या फॉर एग्जांपल आपको मैंने पहले भी कहा था, आपने कोई धुन बनाई, कोई अपने म्यूजिक बनाया, कि आपने कोई चीज की और उसको आपने किसको दिया, फॉर एग्जांपल जो मूवीज बनाते हैं उनको दिया, ठीक है जी। अब जो मूवीज बनाते हैं आपने उसको दिया, तो प्रोड्यूसर को दिया। अब सोच के बोलना उस केस में आज भी रिवर्स चार्ज है। जो अमेंडमेंट आई है ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में आई है, एक बार जाके अमेंडमेंट लिस्ट चेक कर लेना। याद करो मैंने वहां पे कटवाया भी था, एक एंट्री 9A नई इंसर्ट की गई है ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में, उसी का क्वेश्चन आ गया। उम्मीद करता हूं अमेंडमेंट आपको ध्यान आ गई होगी, नहीं तो मैं अभी भी कह रहा हूं, कई बच्चे जो सेशन छोड़ के भाग रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है कि विवेक सर का समझ नहीं आ रहा मैं पढ़ाया हुआ। अब मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं, बट सर आप अगर ध्यान से सुनोगे समझ भी आएगा, और अगर आपने पहले रिवीजन की होगी ना तो आप मुझे अप्रिशिएट भी करोगे। ऐसे मुझे गाली निकाल के नहीं जाओगे और ऐसे बुरा बोल के नहीं जाओगे, क्योंकि उम्मीद करता हूं मैं ऑब्वियस पता सर 1 घंटे में जितना पॉसिबल है हम उतना ही कर सकते हैं। अब मैं पूरा डिटेल में घुस जाऊंगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, और मैं आपको ये दिल्ली से मान के चल रहा हूं कि आपने रिवीजन भी की हुई है, अमेंडमेंट्स भी किए हैं, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है। बट फिर भी कोशिश करता हूं कि थोड़ा बहुत प्रोविजन आपको याद करवा दूं। तो यहां पे मुझे सोच के बोलना सर, अब अगर आपको ध्यान आ रहा हो, वहां पर मैंने कहा था ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में आरसीएम फॉरवर्ड चार्ज दोनों केस लगेंगे, और बाकी सब केस में सिर्फ रिवर्स चार्ज लगेगा। तो ये क्वेश्चन उससे लिंक करता है। आओ जाके क्या लिखा है, वो कहना चाह रहे हैं ही फिनिश हिज वर्क एंड मेड अवेलेबल टू द बुक पब्लिशर बट हैज येट नॉट रेज द इनवॉइस। उसने इनवॉइस रेज नहीं किया। मिस्टर विकी इज द व्यू दैट, ये कहना चाह रहे हैं शिव भवन पब्लिकेशन इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। वो कहना चाह रहा है भाई शिव भवन पब्लिकेशन है वो आरसीएम में जीएसटी पे करेगी, और शिव भवन पब्लिकेशन डज नॉट, वो कहने डज नॉट कंकर विद हिज व्यू, मतलब वो उसके व्यू सेटिस्फाइड नहीं है, एंड इज नॉट रेडी टू डिपोजिट द टैक्स अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। वो कहते रही मैं जीएसटी पे नहीं करूंगी इस सर्कमस्टांस में। एग्जामिन वेदर द व्यू ऑफ मिस्टर विकी इज करेक्ट। Further, if the view of Mr. Vicky is correct, which is the recourse available with Mr. Vicky to comply with the requirement of GST law, as Shiv Bhavan publication has completely refused to deposit the tax?
वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया मिस्टर विक्की कह रहा है मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा, पब्लिकेशन वाले कह रहे हैं कि मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा। तो पहली बात तो क्या मिस्टर विक्की सही है? वो ये कह रहा है कि ये रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेंगे। और अगर मिस्टर विक्की सही है तो और मान लो वो जीएसटी पे करने से मना कर रहे हैं तो मिस्टर विक्की क्या कर सकता है? तो पहली बात तो मिस्टर विक्की बिल्कुल सही है जी, ये सर्विस आरसीएम में कवर होती है। पब्लिकेशन वालों को जीएसटी पे करना है, बट अगर पब्लिकेशन वाले जीएसटी पे नहीं करेंगे तो ये बात ध्यान रखना, आप गवर्नमेंट कहती है मिस्टर विक्की तू फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे कर सकता है। अब तुझ उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इनवॉइस काटना पड़ेगा, सारे कंप्लाइंस तुझे फॉरवर्ड चार्ज के फॉलो करने पड़ेंगे। हम जीएसटी तो लेंगे ही लेंगे, तो ये मत सोच कि पब्लिकेशन नहीं देगा तो तू भी पे नहीं करेगा। तो भैया अब यहां पे ऑप्शन दे दिया गया है फॉरवर्ड चार्ज का, रिवर्स चार्ज का। पर फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में याद करो मैंने पहले भी कहा था मिस्टर विक्की एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा कि अब इस केस में जीएसटी मैं फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पे करूंगा, अगर आपको ध्यान आता हो। और ये अमेंडमेंट रिवर्स चार्ज की है हमारी, और इस बार के अमेंडमेंट है। मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि देखो एग्जाम में जो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं ना वो इस तरह से बनते हैं, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछते हैं ना अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो इस तरह से बनेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आता होगा कि क्वेश्चन कितने बढ़िया बनते हैं, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का 100% बन सकता है। इसका आंसर देखो जी, आंसर देख पढ़ के आपको और मजा आ जाएगा। यस, आंसर कह रहे हैं यस, मिस्टर विकी जो है वो करेक्ट है। जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज इन द केस ऑफ सप्लाई सर्विस बाय ऑथर बाय ट्रांसफर ऑफ ये कॉपीराइट। ठीक है, देयरफॉर इन द गिवन केस पर्सन लायबल टू टैक्स इज द पब्लिशर। क्लियर हो गया? हाउएवर सिंस पब्लिशर हैज कंप्लीटली रिफ्यूज डिपॉजिट द टैक्स इन गिवन ट्रांजैक्शन, वो मना कर रहे हैं, मिस्टर विक्की हैज एन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज ऑन द सेम फॉर द पर्पज ही नीड्स टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन ही इज अनरजिस्टर्ड, तो उसको पहले क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर उसको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी, फिर ही हैज टू डिक्लेरेशन टू इनवॉइस विद ही इशू, और उसको फॉर्म में मतलब वही उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और इनवॉइस के बेस पे फिर वो पब्लिकेशन जो होंगे वो आईटीसी क्लेम कर लेंगे। तो ये सारी बातें अमेंडमेंट बेस्ड जो भाई है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन था, कहां गया? ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, अब मैं एक क्वेश्चन आज और कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी अमेंडमेंट वाला है, ये भी अमेंडमेंट वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी अमेंडमेंट वाला है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 भी अमेंडमेंट वाला है, 12 भी अमेंडमेंट वाला है। ये देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है सर, आगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तभी हम एक सेशन में खत्म नहीं कर रहे। ऐसा नहीं, चाहे वो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कह रहा कि खुद पढ़ लेना, क्योंकि मुझे पता है नालायक को आपने तो पढ़ना है नहीं। बस अगर हमने आपको बड़ा भाई मान रखा, किस लिए माना हुआ? इसलिए तो माना हुआ है कि आप अपना कराते चलो हम पढ़ते रहेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है नालायकों, मेरे को तो करवाने ही कराने हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चिंता मत करो सर। फैमिली माना है तो फैमिली लेके भी चलूंगा, बट कम से कम नालायकों खुद भी पढ़ना सीख लो साथ में थोड़ा सा। ठीक है जी, तो आज हम सारे नहीं करेंगे, आज हम क्वेश्चन 9 तक करेंगे, बस क्वेश्चन 9 तक करेंगे। 10, 11, 12, 13 और ये 14, 15 ये नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंचल स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विस एंड इनॉग्रेटेड केयर ब्यूटी सेंटर इन जनकपुरी दिल्ली 1 अप्रैल। शी ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 219 इन द सेट फाइनेंशियल ईयर। मतलब अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस देने का बिजनेस स्टार्ट किया, और उसने बोला जी मैं तो कॉम्पोजिट स्कीम लूंगी इस बार। ठीक है जी, अच्छी बात है। अच्छा, अब उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द केयर ब्यूटी सेंटर फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून 20 लाख। मतलब ये 1 अप्रैल है, यहां पे 30 जून को पहला क्वार्टर खत्म हो गया, तो भैया इसकी टर्नओवर जो हुई है वो 20 लाख हुई है। उसके बाद फर्दर हाफ ये हो गया सितंबर, यहां पे सेकंड क्वार्टर खत्म हुआ, यहां पे टर्नओवर आपकी टोटल हो गई है यहां पे 50 लाख, मतलब 30 लाख इसमें और हो गई। ठीक है, फिर वो कहना चाह रहे हैं अक्टूबर तक ये पहुंच गई है टोटल 70, मतलब यहां पर 20 और हो गई। तो उसने मुझसे क्या मांगा है? वो कहना चाह रहा है डिटरमाइन द टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ केयर ब्यूटी सेंटर बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। मतलब यहां तक उसकी लाइबिलिटी बता दो, कितनी लाइबिलिटी आएगी। पहले तो ये बताओ, इसने नया बिजनेस यहां पे स्टार्ट किया है, इसने नया सर्विस देने यहां पे स्टार्ट किया है, तो क्या वो पहले ही साल कॉम्पोजिट स्कीम ले सकती है? आंसर इज यस। सर पिछले साल टर्नओवर 0 है, बच्चा कह रहा है पिछले साल टर्नओवर था ही नहीं, पिछले साल टर्नओवर 0 है, और 0 इज लेस देन 50 लाख। सर्विस वाले कहते हैं 50 लाख रुपए की लिमिट है, ध्यान रखना।
तो भैया इस साल वो स्कीम ले सकती है। अच्छा, अगर इस साल स्कीम ले सकती है, अब सोच के बोलना, इस साल वो स्कीम ले सकती है, तो क्या उसे पूरे के पूरे 70 लाख पर कंसेशनल रेट लगेगा, 50 लाख पर लगेगा, 20 लाख पर लगेगा, क्या लगेगा? अब प्लीज ध्यान सुना सर, बहुत ध्यान सुना, बहुत ध्यान सुना। अब आपको याद करो, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि नॉर्मली 20 लाख तक ना, 20 लाख तक तो इसको जीएसटी पे करना ही नहीं है। 20 लाख तक ध्यान रखना, जब भी मैं करंट ईयर में, जब मैं इस साल में टैक्स लाइबिलिटी निकालूंगा कॉम्पोजिट स्कीम के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि भैया जब तक तुम रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल नहीं हुए, लायबल मैं कब बनता हूं? 20 लाख के बाद। लायबल 20 लाख के बाद बनूंगा ना, तो 20 लाख तक ना तो मुझे जीएसटी पे करना है और ना ही मुझे कंसेशनल टैक्स पे करना है। जितनी टर्नओवर मेरी 20 लाख के बाद होगी ना, उस पर कंसेशनल टैक्स जाएगा, बस एक बात ध्यान देना। अब नॉर्मली बच्चा यहां पे यही गलती करता है। बच्चा गलती पता क्या करता है? बच्चा मेरे से पूछो गलती क्या करता है? बच्चा ये बात बोलता है, सर आपने क्लास में कहा था कि 50 लाख रुपए तक की अगर टर्नओवर होती है तो अगले साल 50 लाख तक हम कंपोजिट स्कीम ले लेते हैं। अब यहां पे पिछले साल तो टर्नओवर है ही नहीं, क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट किया, नई सर्विस देनी स्टार्ट की, तो इसने स्टार्टिंग स्कीम ले ली। अब अगर स्टार्टिंग स्कीम ले ली तो पहले 50 लाख के जो इनवॉइस होंगे उस पर हम कंसेशनल टैक्स चार्ज करेंगे, उसके बाद फिर हम जीएसटी चार्ज कर देंगे। तो बच्चा क्या करता है, यहां पे 70 लाख रुपए के ना दो टुकड़े कर देता है। बच्चा कहता है 50 लाख पर मैं लगा दूंगा वो 6% जो कंसेशनल टैक्स है सर्विस वाला, और बैलेंस जो मेरे 20 लाख बचे उस पर मैं लगा दूंगा जीएसटी, उस पर मैं जीएसटी एप्लीकेबल कर दूंगा। और देखो उसने लिखा हुआ है भाई जीएसटी का जो रेट है वो 18% है। अच्छा, अब जब वो ये करके आता है ना, उसको लगता है मेरा आंसर सही है, उसको ये नहीं पता वो ये पूरा क्वेश्चन गलत कराया। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, ये काम एप्लीकेबल तब होगा, ये काम एप्लीकेबल पता कब होगा? ये काम एप्लीकेबल तब होगा अगर पिछले साल मेरी सर्विस, मतलब पिछले साल मेरी सर्विस की टर्नओवर दी हो। अब अगर यही क्वेश्चन में दिया होता कि पिछले साल की टर्नओवर आपकी ना 40 लाख है और इस साल 70 लाख हो गई, तो मैं एलिजिबल था, तो फिर 50 और 20 में दो टुकड़े करता। बट जब मैंने बिजनेस ही नया स्टार्ट किया, उसने साफ साफ बोला है आपने सर्विस देनी अभी नहीं स्टार्ट की है। अब अगर सर्विस देनी अभी नहीं स्टार्ट की है ना, तो पहले 20 लाख जीएसटी में भी एग्जम्प्ट है, ठीक है जी, और यहां पे कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर भी एग्जम्प्ट है। बच्चा कहता है सर उसने यहां पे, देखो उसने यहां पे अगर मान लो रजिस्ट्रेशन करवा लिया, सर देखो उसने क्या बोला, ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर ये इन द सेड फाइनेंशियल, उसने क्या बोला है कि भैया यहां इस फाइनेंशियल में उसने कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट की है। ठीक है, उसने क्या बोला, इसने बिजनेस जो स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को किया है। अब भैया उसने कॉम्पोजिट स्कीम 1 अप्रैल को ऑप्ट किया है, उसने ये नहीं बोला, क्योंकि अगर 1 अप्रैल को ऑप्ट करता, स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करवाता, तो फिर वो स्टार्टिंग से पे करता। अब सोच के बोलना, जब मुझे पता कि मेरे पहले 20 लाख तो नॉर्मल एग्जाम्प्ट ही हैं, तो 20 लाख तक मैं रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊंगा जब मुझे कॉम्पोजिट स्कीम में आना है? तो भैया 20 लाख तक तो मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना। जैसे ही 20 लाख क्रॉस होंगी फिर मैं कॉम्पोजिट स्कीम में आ गया, मैं कॉम्पोजिट स्कीम में आ गया। अब जब मैं कॉम्पोजिट स्कीम में आया, जब मैं कॉम्पोजिट स्कीम में आया, तो अब जो मेरी 50 लाख की टर्नओवर बची, सिर्फ उसी पर कंसेशनल टैक्स जाएगा बस। सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो। इधर देखो ध्यान से नालायकों, तभी कहता हूं डेली घर आके रिवीजन क्या करो। आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। नोटिफिकेशन, ये इसका आंसर है। नोटिफिकेशन नंबर ये सीजीएसटी 3%, इफेक्टिव रेट 6% है ऑन द फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स अप टू 50 लाख। अब ध्यान से, इट इज क्लैरिफाइड इन द नोटिफिकेशन दैट फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सिर्फ फर्स्ट सप्लाई की बात कर रहे हैं। लाइनें ध्यान से पढ़ लो, अभी भी टाइम है, 30-35 दिन बचे हैं अभी भी टाइम है, बच जाओगे। बहुत लाइनें ध्यान से पढ़ना। इट इज क्लैरिफाइड इन द नोटिफिकेशन फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ shall for the purpose of determine eligibility of a person to pay tax under this notification include the supply from 1st April to a financial year to the date from which he become liable to rescission। इट मींस क्या कहना चाह रहे हैं कि एलिजिबल है या नहीं, उसके लिए तो पूरी टर्नओवर चेक करोगे। एलिजिबल है या नहीं उसके लिए तो पूरी टर्नओवर चेक करोगे। आगे रजिस्ट्रेशन ये कह रहे हैं, बट फॉर द पर्पस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल अंडर दिस नोटिफिकेशन शैल नॉट इंक्लूड द सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल फाइनेंशियल ईयर टू द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब जब लाइबिलिटी देने की बात होगी तो भैया 20 लाख तक तो एग्जम्प्ट है, उसके बाद तुम टर्नओवर देखोगे। ठीक है, आपको मैं दिखाऊं, देखो पहले क्वार्टर में 20 लाख है, तो देखो नोट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, क्या लिखा है, नोट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, ये देखो रजिस्ट्रेशन हेंस नो टैक्स रिक्वायर्ड, तो यहां पे आ गया 0। अब 20 लाख क्रॉस हो गए तो भैया अब यहां पे 30 लाख, 30 लाख का 6% 1,80,000, फिर अगले 20 लाख यहां पे 18% पे, यहां पे देखो आपका क्या निकल के आ गया,
जीएसटी निकल के आ गया यहाँ पे 3,60,000 रुपए। ठीक है, तो पहले 20 लाख एग्जाम्प्ट हो गए, पहले 20 एग्जाम्प्ट हो गए। अब यहाँ पे अब 30 लाख का जो है, और ये 30 लाख जो है यहाँ पे 1,80,000, और फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नॉर्मल जीएसटी जो होगा वो यहाँ पे 3,60,000 रुपए हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब टर्नओवर हमें पूरी 70 लेनी है, टर्नओवर हमें पूरी 70 लेनी है, बट गलती से भी ना इस 70 के ऐसे दो टुकड़े मत कर लेना, 50 और 20, 50 पर कंसेशनल टैक्स और 20 पर जीएसटी। सर 50 में से 20 तो बाहर निकाल दो, 20 पर तो कोई भी टैक्स नहीं है, ठीक है जी, बट 30 पे सिर्फ कंसेशनल टैक्स लगेगा, और ये 20 तो 50 से ऊपर चली गई, यहां पे आपका नॉर्मल जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं आपको क्रक्स समझाऊं, क्रक्स ये निकल के आ रहा है, इधर देखो ध्यान से, अब इसका क्रक्स क्या आ रहा है, ये लो जी, ये क्रक्स आ रहा है, इसने यहां पे सर्विस स्टार्ट की है, इस पूरे उसने बोला यहां तक ना, यहां तक मान लो टर्नओवर जो दिया उसने 70 लाख दिया। अब इसमें से 20 मैंने अलग कर दिए, 30 मैंने अलग कर दिए, 20 ये हो गए, 30 ये हो गए, और 20 ये हो गए। तो भैया एग्रीगेट टर्नओवर तो 70 है, एग्रीगेट टर्नओवर 70 है, अगले साल तो एक कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि 50 लाख से ऊपर हो गई, अगले साल स्कीम ले ही नहीं पाएगा। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब इस साल भी तो टैक्स पे करना है, इसने बोला इस साल वो कॉम्पोजिट स्कीम ऑप्ट करेगा, इतना तो श्योर हूं वो यहां से तो नहीं करेगा। कौन ऐसा पागल होगा जो यहां स्टार्टिंग से करवा लेगा रजिस्ट्रेशन, और फिर वो स्टार्टिंग से ही कंसेशनल टैक्स पे करेगा? बच्चा कहता आपने कहा तो था क्लास में, कुछ लोग ऐसे करते हैं सर, वो तब करते हैं अगर वो नॉर्मल स्कीम में आना चाहते हैं और आईटीसी लेना चाहते हो। कंसेशनल जिसने ऑप्ट करनी है उसको आईटीसी वैसे ही नहीं मिला, फायदा क्या उसको? तो 20 लाख के बाद जाएगा, तो भैया 20 लाख हो गए एग्जाम्प्ट, 20 लाख एग्जाम्प्ट हो गए। अच्छा, अब कई बच्चे क्या सोचते हैं 20 लाख एग्जाम्प्ट हो गए तो भैया अगले 50 लाख कंसेशनल में नहीं, टोटल 50 लाख तक, टोटल 50 लाख तक कंसेशनल है, तो 20 लाख एग्जाम्प्ट। अब ये 30 लाख पर कंसेशनल टैक्स, ये 30 पर कंसेशनल, अब मेरे पूरे 50 खत्म हो गए। अब जो अगली टर्नओवर 20 लाख होगी ना, इस पर 18% जीएसटी आएगा, ये बात ध्यान दो, ठीक है। और अगले साल तो ये वैसे एलिजिबल नहीं है। देखो इसका अगला क्वेश्चन यही है, केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर विश टू ऑप्ट कॉम्पोजिट स्कीम फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगले साल वो कॉम्पोजिट स्कीम लेना चाहता है, क्या वो ले सकता है? सर नहीं ले सकता, क्योंकि टोटल टर्नओवर 70 लाख है, 50 लाख से ऊपर है, कॉम्पोजिट स्कीम इसके लिए नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में नहीं बन सकता? सर 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है, और इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और बच्चों को पेपर में मुश्किल लगते हैं ना, कि बच्चा कहता है सर पेपर बड़ा मुश्किल बनता है, हमें समझ नहीं आता केस स्टडी बेस कैसे कैसे क्वेश्चन बने। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, यही वैल्यू है डेली शाम को आने की। इसी से आपको फील होगा कि हाँ भाई वाकई ही अब हमें लग रहा है कि भैया पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट है, ऐसे काम नहीं चलेगा, और हमें यहां पे रिवीजन भी डेली करके आनी है, और हमें क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया अब यहां तक, ठीक है। बाकी इसका जो लिंक होगा, इसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, इसका लिंक जो होगा इसके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसके क्वेश्चन आंसर दोनों ही डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। बट आपने यहां पे जैसे ही सेशन खत्म होगा दोबारा से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो दोबारा सुनना है, फिर डाउट हो फिर सुनना है, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि अगले सेशन से पहले भी यहां पे मैं करा दूं। अच्छा, अगले सेशन में ना आपको अमेंडमेंट क्लास जरूर देख के आनी है, ठीक है जी। और जो बच्चे मेरे फेस टू फेस वाले हैं और ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे हैं, ठीक है जी, आपको एक अमेंडमेंट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, जो आपके सप्लीमेंट में भी नहीं दी हुई, आपके मॉड्यूल में भी नहीं दी हुई, आपको मैं दिखाऊंगा, मॉड्यूल भी दिखाऊंगा, मॉड्यूल के अंदर भी वो अमेंडमेंट नहीं है, सप्लीमेंट के अंदर भी नहीं है, ठीक है जी। वो एक छोटी सी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी सी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बतानी चाहिए, रीजन बीइंग कि भैया आपके एग्जाम जुलाई में है, एग्जाम में आए ना आए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बनती है कि हर बच्चे को पूरा अपडेट करके भेज रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है जी। बट उससे पहले आप अमेंडमेंट क्लास देख के आओगे तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो जी, तो ये सारे क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी ये क्वेश्चन देख के चले जाओ, ये मैं आपको इसको ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसको मैं पूरी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, एक बार घर से ट्राई भी कर लेना अगर करना हो तो। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, थोड़ा और जूम कर दूं, मेरे ख्याल जूम हो नहीं पाएगा। ये इसकी 10, 11, 12 की ये फोटो क्लिक कर लो, ठीक है जी। 10, 11, 12 की फोटो क्लिक कर लो। इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट है जो हमने क्लास में नहीं की थी, रीजन बिंग क्योंकि ना तो आपके मॉड्यूल में ना सप्लीमेंट में, और इवन जो सीए का मॉड्यूल है उसमें भी नहीं है, बट अमेंडमेंट आई है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं दिसंबर के लिए जो नई बुक बना रहा हूं उसमें अमेंडमेंट्स मुझे इनकॉर्पोरेट करनी है। बहुत बढ़िया बुक बन रही है दिसंबर वाले बच्चों के लिए, जो नए बच्चे होंगे अभी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं अभी तो मार्केट में नहीं आएगी, आएगी तो जून जुलाई के अंदर ही,
बट उसके अंदर सारी अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, तो बेयर लॉ के अंदर कुछ ऐसी अमेंडमेंट है जो आपके सप्लीमेंट में नहीं है, तो भैया मुझे तो वो करवानी है, तो मैं आपको बता के चलूंगा सारी, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट अमेंडमेंट तो हमने क्लास में कर ही ली थी, बट अमेंडमेंट क्लास आप देख के आओगे, ठीक है। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और मुझे पता आपको डाउट पता किस में होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट होगा, ठीक है जी। बट मैं चाहता हूं कि एक बार आप दोबारा से क्वेश्चन पूरा पढ़ो, पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, खुद करने की ट्राई करो, फिर मुझसे डाउट पूछो। मेरे ख्याल से डाउट आप पूछोगे ही नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। नेक्स्ट सेशन में पूरा आरटीपी कंप्लीट कर देंगे, और देन फिर अपील अंडर जीएसटी एक टॉपिक लेके आऊंगा, उसके हम रिवीजन करेंगे विद ऑल अमेंडमेंट्स, ठीक है। लाइक करके जाना वीडियो, ना लाइक हो। बच्चा कह रहा है हाँ लाइक करके जाते हैं सर, कई हमने को पता लग गया सर, 2-3 बच्चे ऐसे हैं कह रहे हैं हम विवेक सर के मजे लेंगे, डिसलाइक करके भाग। पाप लगे उन्हें, माता ने पाप लगाई, माता ने पाप लगाई कि ध्यान रखना ना लाइक को, माता ने पाप लगाएगी अगर आपने ऐसा किया। बाय बाय, लव यू, लव यू सो मच, जय माता दी।